Yes, yes, please reply. Am I audible? Am I visible? Yes, yes, Harshita, very good morning. Good afternoon, Mohini, Pankaj, good afternoon. Yes, good afternoon, Ravina. Yes, very good afternoon, Prince. Last class, last topic, we were discussing condensation and precipitation. Condensation and precipitation. संघनन और वर्षण. संघनन और वर्षण. ठीक है. यस, वेरी गुड आफ्टरनून आयुष, सृष्टि, भगत, आकाश, प्रगति, प्राची, गुड आफ्टरनून. यस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था condensation and precipitation, right? So condensation क्या है? What is condensation? Yes, good afternoon, Sujit, Yug. Yes, what is condensation? संघनन process क्या है? Various types of condensation. Yes, converting of water vapor into raindrops. Yes, very good, Bhagat. ठीक है ना. जल वाष्प का जल बूंद में परिवर्तित हो जाना, दैट इज कंडेंसेशन. सो टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, आपको डेफिनेशन लास्ट क्लास में लिखाया था. संघनन क्या है? जल वाष्प का जल बूंद में परिवर्तित हो जाना. ठीक है ना. संघनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन. यस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स. यस मोहिनी, वाटर वेपर का वाटर ड्रॉप्स में बदल जाना, दैट इज कंडेंसेशन. संघनन. ठीक है ना. यस रवीना, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन? संघनन के क्या क्या प्रकार होते हैं? Yes, yes, Yug. Process where water vapor converts into liquid. Yes. Types of condensation. किस किस तरह से संघनन हो सकता है? Any idea what are the various types of condensation? संघनन के क्या क्या प्रकार है? Yes, very good. Fog. Yes. Mist. Yes. Dew, frost. Very good. अभी बादल बनना. यस योग. क्लाउड्स, ये भी सब क्या है? टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन. देखिए, भाप का बूंद में बदल जाना. यस मोहिनी, स्मॉग. तो ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन. ड्यू, आजकल सर्दियों में आप देख रहे हो ओस बन रही है. सो ड्यू इज व्हाट? अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन. ड्यू. फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट, पाला, खेतों में पाला पड़ता है. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन. देन ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, कोहरा पड़ता है. ठीक है ना. कोहरा से पहले आएगा मिस्ट. यस, मिस्ट, MIST, मिस्ट, धुंध छाना. देन मिस्ट के बाद फॉग, कोहरा पड़ता है. ठीक है. देन स्मॉग. सो दीज ऑल आर व्हाट? देन क्लाउड्स, बादल. स्मॉग और बादल. सो ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के प्रकार. ठीक है ना. सो देखिए, इन सब में क्या हो रहा है? भाप बूंद में बदल रही है. वाटर वेपर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर ड्रॉप. हेज ऑल्सो. यस, हेज.
ठीक है ना। हेज इज स्पेसिफिकली क्या होता है, धुंध छाती है, धूल जब उड़ती है। सो हेज इज नॉट रिलेटेड टू कंडेंसेशन, ठीक है। यस 6034, आई थिंक इट इज इधर सृष्टि और विशाल, राइट। हाँ, हेज इज नॉट अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन। कई बार आपने देखा है शहर, यस सृष्टि, जब धुंध छा जाती है, अधूली धूल उड़ जाती, कई बार हमें दिखाई नहीं देता, उसको हेज कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। इन सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, भाप बूंद में बदल रही है, ठीक है। और देखिए भाप बूंद में बदलने के लिए व्हाट इज द बेसिक कंडीशन, व्हेन द वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप। भाप बूंद में कब बदलेगी, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन, what is the basic condition when the water vapor, yes पंकज वेरी गुड, लो टेम्परेचर, जब तापमान कम होता है तो भाप बूंद में बदलती है, राइट। और तापमान कम दो सिचुएशन में हो सकता है, लो टेम्परेचर कैन बी इन टू सिचुएशन, है ना। तो दो कंडीशन क्या है, या तो ये जो भाप बनी ये ऊपर उठे, ये जब ऊंचाई पे जाएगी तो तापमान गिरेगा, भाप बूंद में बदलेगी, बादल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो एक कंडीशन लो टेम्परेचर का तो क्या है, ये टेम्परेचर लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट। योग आपने जो पॉइंट लिखा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा यहां। अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता तो क्या होता, सब भाप फिर आइस में ही कन्वर्ट होती, भाप में ही आइस में कन्वर्ट होती, ऐसा नहीं होता ना, बूंद भी बनती है। हाँ, क्या होगा, टेम्परेचर इज लोअर देन अ ड्यू पॉइंट। दो सिचुएशन होती है जब भाप बूंद में बदलती है, ठीक है। देखो कंडीशन विजिबल है ना, दिख रहा है ना, कंडीशन क्या, भाप बूंद में कब बदलेगी, वाटर वेपर, जल वाष्प जल बूंद में कब बदलेगी, क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या परिस्थिति है जब भाप बूंद में बदले, ठीक है ना। इस चीज को आप पूरा ऐसे समझिए। यस पंकज, लो CO2 होता है इसीलिए टेम्परेचर कम होता है, और कम टेम्परेचर पे भाप बूंद में बदलती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले आप ऐसे समझो, जैसे एक मिट्टी है, गमला है, सूखा गमला है ना, हम जब पानी गमले में डालते जाएंगे मिट्टी सोखती जाएगी, सोखती जाएगी, सोखती जाएगी। आप पानी डालते जा रहे हो, मिट्टी पानी सोखती जा रही है, ठीक है ना, लेकिन एक लिमिट तक सोखेगी। अब आपने और पानी डाला तो वो पानी ऊपर ही तैरने लगता है कि मिट्टी के अब और पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, जो मिट्टी है वो क्या हो गई, 100% सैचुरेट हो गई। तो 100% सैचुरेट होते ही पानी ऊपर तैरने लगता है, ऐसा होता है, क्लियर। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, आपके इसी डेफिनेशन को मैं भी करेक्ट करूंगी, मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। यहां आपने जो पॉइंट लिखा है, टेम्परेचर शुड बी लोअर देन द ड्यू पॉइंट, ठीक है। आपको अभी ये लाइन समझ आएगी, इसमें थोड़ा सा आपने जो स्टेटमेंट लिखा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। युग ने लिखा है कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। जरूरी नहीं है बेटा वो फ्रीजिंग पॉइंट ही हो, ठीक है। वो तो कब भाप बूंद में बदलेगी, आप उस प्रोसेस को एक बार समझिए, फिर मैं आपकी लाइन पर वापस आती हूं,
ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना। हम मिट्टी ली, मिट्टी में हम पानी डाल रहे हैं, मिट्टी सोखती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक, जितनी उसकी सोखने की क्षमता होगी तभी तो ना। और जैसे ही मिट्टी में 100% सैचुरेट हो गई, अब आप अगर और पानी उस मिट्टी पे डालोगे तो मिट्टी उसको नहीं सोखेगी, वो पानी बाहर ही निकल ऊपर तैरने लगता है, ठीक है ना। सेम चीज है हवा। मान लो ये एक एयर का ब्लॉक ले लिया हमने, हवा के भी तो भाप को ग्रहण करने की एक क्षमता होगी, ठीक है ना। तो मान लो ये एक हवा का ब्लॉक है, ठीक है, और इस हवा के ब्लॉक में भाप ऐड होती जा रही है, ऐड होती जाएगी। मान लो ये एयर है, ठीक है, इस एयर ब्लॉक का मॉइस्चर को ग्रहण करने की टोटल क्षमता कितनी है? 100। भाप आती जा रही है हवा में, हवा उसको सोखती जाएगी जैसे मिट्टी सोख रही थी, ठीक है। तो लेकिन कितने लिमिट तक सोख सकती है? 100 तक, ठीक। अब मान लो ये हवा आपके कमरे की हवा है, ठीक। इस आपके कमरे की हवा में अभी मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर कम है मतलब इसमें भाप के कण कितने हैं? 40 है। इसका मतलब आपके कमरे में जो हवा है उसका मॉइस्चर 40% है, यानी अभी आपकी हवा मॉइस्चर को सोख सकती है, ठीक है। आपके कमरे का तापमान अभी कितना है? मान ले हम 25 डिग्री तापमान है, ठीक है ना। 25 डिग्री तापमान पे आपके कमरे की हवा में मॉइस्चर 40% है, ठीक। अब इस हवा में यानी अभी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है कितना? 60। अभी 60 की कैपेसिटी है इसमें, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आपके कमरे में कूलर चला देते हैं, एसी मत चलाओ, एसी हवा कमरे के मॉइस्चर को खींच लेता है, हम चलाते हैं कूलर। कूलर चलाएंगे तभी तो हवा में मॉइस्चर आएगा ना। तो आपने जैसे ही कूलर चलाया, शुरू में हवा ठंडी ठंडी लगती है, क्यों? क्योंकि अभी हवा को मॉइस्चर ग्रहण करने की क्षमता है। तो कूलर चल रहा है, 2 घंटे कूलर चला तो हवा के अंदर नमी बढ़ गई। जैसे ही इस हवा की नमी 100% हो जाएगी, हवा की नमी 100% हो जाएगी, यानी अब हवा और मॉइस्चर को ग्रहण नहीं कर सकती। तो 2 घंटे के बाद आपको कमरे में चिपचिप लगता है। अगर कूलर चलाया है, वो चिपचिप क्यों लग रहा है? आपके स्किन पे ऐसे लगता है कि पानी कहीं डिपॉजिट हो गया, क्यों? अब हवा आपकी 100% सैचुरेट हो गई, तो वो कूलर जो और मॉइस्चर फेंक रहा है वो हवा एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इसलिए आपको वो ऐसे चिपचिप सा लगता है ना। कहते हो आप ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। सो वो सिचुएशन जब हवा 100% सैचुरेट होगी, उस कंडीशन में भाप बूंद में बदलना शुरू होती। कब? When air gets 100% सैचुरेट, जब हवा 100% संतृप्त हो जाती है तब भाप बूंद में बदलने लगती है। ये चीज समझ में आ गया? सिर्फ यही एक चीज है। कब भाप बूंद में बदलेगी? जब हवा 100% सैचुरेट होगी। और हवा 100% सैचुरेट कब होगी? When moisture is added। आपने कूलर चलाया तो हवा के अंदर मॉइस्चर ऐड हुआ, हवा 100% सैचुरेट हो गई, भाप बूंद में बदलना शुरू हो गई, इसलिए हमें चिपचिप लगने लगा। क्लियर? तो भाई और दूसरा, अगर मान लो ये तो आपने कूलर चला लिया तो हवा में मॉइस्चर आ गया, ठीक। बाहर प्रकृति में तो कूलर नहीं चल रहा है ना, तो भाप बूंद में कैसे बदल रही है? तो और कौन सा तरीका है जिससे ये भाप बूंद में बदल जाए? एक कंडीशन तो ये है, या तो हवा में मॉइस्चर ऐड हो जाए, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है जब भाप बूंद में कन्वर्ट होगी? देखिए वापस उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। मिट्टी,
मिट्टी। ठीक है, अभी आप सर्दियां हैं, आप मिट्टी में पानी डालो, मिट्टी मुश्किल से आधा जग पानी सोखेगी, आधा जग पानी सोखेगी, ठीक है ना, उसके बाद पानी ऊपर तैरने लगता है। ठीक, अब यही गमले में ऐसा करिए, जब जून का महीना है, बहुत तेज गर्मी है, मिट्टी के टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, अब गमले में पानी डालो तो आप देखोगे मिट्टी पूरा जग पानी सोख गई, यानी आपने ज्यादा पानी डाला तब मिट्टी 100% सैचुरेट हुई। ऐसा होता है, ऑब्जर्व किया है कि नहीं? अगर गर्मी है तो मिट्टी ज्यादा पानी सोखेगी, और अगर सर्दी है तो मिट्टी कम पानी सोखती है। ये चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? यस, किया है ना? ठीक है, हाँ, तो यही चीज होता है। इसका मतलब मिट्टी के जो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो किस पर निर्भर कर रही है? तापमान पर, टेम्परेचर पे। क्लियर है? यानी अगर मैं इस हवा का तापमान बढ़ा दूं, इस हवा का तापमान मैं कर दूं 55 डिग्री सेल्सियस, तो भाई हवा में अभी मॉइस्चर तो कितना है, 40 ही था, लेकिन ये हवा अब और ज्यादा प्यासी हो गई, तो अब ये हवा 100 मॉइस्चर पे सैचुरेट नहीं होगी, अब ये हवा कितने मॉइस्चर पे सैचुरेट होगी? 200 मॉइस्चर पे सैचुरेट होगी। यानी इस हवा में हमें, यानी गर्मी जब तेज पड़ती है, आप पूरे दिन कूलर चलाओ, ठंडी हवा लगेगी, आपको चिपचिप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब हवा में हम ज्यादा मॉइस्चर ऐड करेंगे तब जाके तो हवा सैचुरेट होगी। यहां आपने 60 ऐड किया तब हवा 100% सैचुरेट हुई। अब यहां हमको 160 मॉइस्चर ऐड करना पड़ेगा तब हवा 100% सैचुरेट होगी, जो इसकी क्षमता है। कुल क्षमता अब कितनी हो गई? 200। ठीक है ना? तो यानी जितना हाई टेम्परेचर होगा हवा को उतना ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होगा 100% सैचुरेट होने के लिए। यहां तक क्लियर? ठीक है, योग आपको समझ में आ रहा है? आपने बोला था कॉन्डेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, ये 25 डिग्री तापमान है हवा का, इस हवा के तापमान को घटा दे। अगर हवा का तापमान बढ़ रहा है तो इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ रही है, तो ये 100% सैचुरेट होने के लिए ज्यादा मॉइस्चर ऐड करेंगे। अब ये समझ में आया, अगर तेज गर्मी पड़ती है तो कूलर से काम चल जाएगा, आपको चिपचिप नहीं लगता। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, जुलाई में आप कूलर चलाओ तो चला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जुलाई में क्या हो गया? मॉनसून की हवा आ गई, हवा में मॉइस्चर आ गया, और इस समय में अगर आपने कूलर चलाया तो वो थोड़ी देर में चिपचिप करेगा, आप चला ही नहीं सकते कूलर। तो ये चीज समझ में आया ना? ठीक है, सो अब हम ऐसा करते हैं, अगर तापमान बढ़ा तो हवा का मॉइस्चर बढ़ने की क्षमता बढ़ी, तो हवा का तापमान घटा तो क्या होगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाएगी। हवा का तापमान कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर जो था, यहां हमने तापमान बढ़ाया, यहां हमने तापमान घटा दिया। अब जैसे ही आपने तापमान घटाया, अपनी ओरिजिनल हवा के अंदर मॉइस्चर कितना है? 40। लेकिन अब इस हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी तो घट गई, कितनी आ गई? 40। तो देखो इस परिस्थिति में क्या हुआ? तापमान जैसे ही घटा, हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट गई। जितनी हवा को मॉइस्चर ले सकती उतना ऑलरेडी हवा में है, हवा क्या हो गई? 100% सैचुरेट हो गई। इसमें हवा में हमने ऊपर से अलग से कोई मॉइस्चर ऐड नहीं किया।
तो यानी जैसे ही कमरे का तापमान 10 डिग्री हुआ, ये भाप बूंद में बदल जाएगी। यानी हम देखो किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकले थे कि भाप बूंद में कब बदलेगी। व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हेन द वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप। तो भाई एक ही सिचुएशन है जब हवा 100% सैचुरेट हो, ठीक। तो भाई क्वेश्चन ये है हवा 100% सैचुरेट कब होगी? तो हवा 100% सैचुरेट दो सिचुएशन में हो सकती है। या तो हवा में नमी ऐड हो जाए, पहला केस, ठीक है ना। और ये केस कब होता है? जुलाई के महीने में। आप देखो जुलाई में तो तापमान नहीं घटता, जून के महीने में बरसात शुरू हो जाती है। तो जून में तो तापमान इतना ज्यादा है, फिर बारिश क्यों हो रही है? टेल मी। जून में मानसून आ जाता है इंडिया में, बरसात होना शुरू हो जाती है। आप बताओ जून में तो टेम्परेचर लो नहीं है, 10 डिग्री नहीं है, तो जून में बरसात कब क्यों होने लगती है? जून में बारिश क्यों होना शुरू हो जाती है? दक्षिण भारत से होना शुरू हो जाती है, दिल्ली तक आते आते जुलाई हो जाती है। तो जून में बरसात क्यों होती है? भाप बूंद में क्यों बदलता है? यस मोहिनी, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है इसलिए। ओके, यस, एनी अदर आंसर? मोहिनी इन्हें आंसर किया कि उस समय वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है इस वजह से। एनी अदर आंसर? क्या इतना तापमान हो जाता क्या? चलो तापमान ज्यादा हो जाए, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी है ही नहीं, तो इवेपोरेशन कहां से होगा? तो फिर वहां बारिश कैसे होने लगती है? जुलाई आते आते तो दिल्ली तक आ जाती है, तो दिल्ली में भी जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है। जुलाई में भी टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है। तो दिल्ली में तो इतना पानी ही नहीं है कि इतना भाप बन के उड़ जाए, बादल भी बन जाए और बरसात भी हो जाए। नहीं है ना दिल्ली में, है बस एक यमुना नदी बह रही है। जुलाई एंड तक तो राजस्थान में भी बारिश होना शुरू होती है। राजस्थान तो रेगिस्तान है, फिर वहां कैसे बारिश होती है? यस भगत, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ओशन का पानी ज्यादा वेपराइज हो जाता है। यस, यहां तक तो ठीक है, पर ये रेगिस्तान तक या दिल्ली तक बारिश कैसे आई? सुजीत, बिकॉज क्लाउड्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरी गुड सुजीत, बाय एयर। यस यस, ये एक स्पेशल फिनोमिना है इंडिया का, जिसको आप कहते हो मॉनसून। मॉनसून क्या होता है जून जुलाई में? जून के महीने में क्या होता है? जून के महीने में हवाएं कैसे चलना शुरू हो जाती हैं? सागर से जमीन की तरफ आती हैं। ये घटना शुरू होती है जून के महीने में। और ये हवा कहाँ से आ रही है? सागर से। कहाँ जाती हैं? तिब्बत तक जाती हैं। तो ये हवा जब सागर से आएगी तो क्या लाएगी? मॉइस्चर लाती है। इस वजह से जून के महीने में तापमान ज्यादा है लेकिन बारिश हो रही है। मैंने क्या कहा? दो सिचुएशन है जब भाप बूंद में बदल सकती है, या तो तापमान गिर जाए या मॉइस्चर बढ़ जाए। तो जून में बारिश, जून जुलाई में बरसात होने का क्या कारण है? तापमान नहीं घटता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है। और मॉइस्चर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मॉनसून हवा आना शुरू हो जाती है। ये जो हवा आ रही है ये जून में आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, हम आगे देखेंगे। लेकिन जून का महीना आते आते हवा अरब सागर से तिब्बत की ओर बहना शुरू होती है। तो जब ये हवा अरब सागर से आती है तो ये साथ में क्या लाएगी? मॉइस्चर। हवा क्या होगी? 100% सैचुरेट। ठीक है मोहिनी, समझ में आया आपको? बेटा इवेपोरेशन ज्यादा होता है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इतना ज्यादा इंडिया में नहीं होगा। अगर हम भारत की बात करें, ये अपनी धरती है, ये अपनी धरती है, ठीक है। जो मोहिनी आपने कहा ना कि तापमान ज्यादा होता है इसलिए बादल बनते हैं, ये घटना कहाँ होना शुरू हो जाती है? इक्वेटर पे।
क्योंकि इक्वेटर पे धूप तेज पड़ती है। पूरे साल इक्वेटर पे कभी बर्फ नहीं गिरेगी, कभी सर्दी नहीं पड़ेगी, इक्वेटर पे रोज बरसात होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे धूप तेज गिरती है, इतनी तेज गिरती है भाप बूंद में बदल जाएगी। भाप बूंद में बदलेगी तो क्या होगा? वाटर वेपर विल कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉप। जलवाष्प, वहां इतनी तेज धूप पड़ती है इक्वेटर पे, सूर्योदय होते होते इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है और 2-3 बजते बजते बादल बन जाते हैं और 4 बजते बजते बरसात हो जाती है। इसीलिए इक्वेटर पे रोज बरसात होती है। तो इक्वेटर पे तो तापमान पूरे साल ज्यादा है, तो भाप बूंद में क्यों बदल रही है? क्योंकि वहां इतना ज्यादा तापमान रहता है कि भाप बूंद में बदलती है, बादल बनता है और बरसात होती है। तो इक्वेटर पे रोज बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जब आप भारत की बात करें, हम इंडिया की बात करें, अपना इंडिया थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है। ये आ गया यहाँ पे इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया में गर्म तो है, पर यहाँ इतना धूप नहीं पड़ता कि भाप बूंद बन जाए, ऊपर चढ़ जाए, बदल बन जाए, रोज 4 बजे बरसात हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत थोड़ा नॉर्थ में, आप थोड़ा नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ तो रोज बरसात नहीं होगी। रोज बारिश कहाँ होती है? इक्वेटर पे। क्यों हो रही है? क्योंकि मॉइस्चर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया में जून में बरसात क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में ये हवा चलने लगती है। अपने भारत में मार्च से लेके सितंबर तक हवा ऐसे चलती है, ठीक है। और जैसे ही सर्दी आती है, ये हवा कैसे चलने लग जाती है? ये हवा जमीन से पानी की तरफ, सितंबर के बाद हवा ऐसे चलने लगती। तो इस परिस्थिति में हवा, सितंबर के बाद हवा ऐसे चलने लगती है जमीन से पानी की ओर। तो क्या बारिश होगी इस परिस्थिति में? तो क्या बारिश होगी इस परिस्थिति में? सितंबर से लेके मार्च तक हवा ऐसे चलती है, तो दिसंबर आ रहा है, जनवरी आ रही है, तो टेम्परेचर लो है, तापमान लो है। पर क्या पूरे भारत में बारिश हो रही है? नहीं हो रही। समझ में आ गया ना? ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं मॉनसून। मॉनसून का मतलब, ये जो शब्द मॉनसून का मतलब मौसम, मौसम बदला, हवा की दिशा बदली, ये मॉनसून है, ठीक है ना। तो अभी अभी आज देखो, आज की तारीख में भी देख लो, अभी भी तो ठंडा है, पर क्या रोज बरसात हो रही है? टेम्परेचर 10 डिग्री तो चल ही रहा है। क्या अपने रोज बारिश हो रही है? पूरे भारत में बारिश हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हवा में नमी नहीं आ रही। हवा में नमी कब आएगी? जब हवा सागर से जमीन की तरफ आएगी। तो ये चीज समझ में आया कि भाप बूंद में कब बदलेगी? जब हवा 100% सैचुरेट होगी। क्लियर है? हवा 100% सैचुरेट कब होगी? या तो इसमें नमी ऐड हो जाए, यानी अपने जून में बरसात आने का कारण क्या है? नमी ऐड हो जाए। दूसरा कारण क्या है? या तापमान घट जाए। यहां हमने देखा जैसे जैसे तापमान घटेगा हवा 100% सैचुरेट हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है। तापमान, ये दो परिस्थिति है जब हवा भाप से बूंद में बदलेगी, तब बादल बनेंगे और बारिश होगी। यहां तक चीजें समझ में आई? इज दिस क्लियर? भाप बूंद में कब बदलेगी? जब जल वाष्प जल बूंद में परिवर्तित हो जाते। तो जब युग आपने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर जाए, तो जून के महीने में फ्रीजिंग पॉइंट आता ही नहीं है इंडिया में। जून में कहां से फ्रीजिंग पॉइंट आएगा? लेकिन भाप तो बूंद में बदलती है, ठीक है ना। वो तापमान जिस पर भाप बूंद में बदले, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो तापमान है जिस पर हवा 100% सैचुरेट होती है,
ठीक है। अब अगर तापमान घटते घटते ड्यू पॉइंट से नीचे चले जाएगा, भाप बूंद में बदलेगी, बरसात हो जाएगी, बादल बन जाएंगे और वाटर वेपर वाटर ड्रॉप में बदल जाएगा। क्या ये चीज समझ आया? इज दिस क्लियर? प्लीज रिप्लाई। यस, प्लीज रिप्लाई। यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो लिख लो, लिख लो। ओके ओके, मोहिनी, रवीना, सृष्टि, सुजीत, प्रगति, अब लिख लो, आप लिख लो। आपने कल लिखा था, लास्ट क्लास में लिखा था, कॉन्डेंसेशन क्या है? एक बार फिर से लिख लो। कॉन्डेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स। Condensation, it is the process in which water vapor converts into water drop. संघनन, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प जलबूंद में परिवर्तित हो जाती है। Condensation is that process in which water vapor converts into water drop. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The water vapor converts into water drop the water vapor converts into water drops when the air gets 100% saturate. When the air gets 100% saturate. जल वाष्प जलबूंद में, जल वाष्प जलबूंद में तब परिवर्तित होती है, तब परिवर्तित होती है जब वायु 100% संतृप्त हो जाती है। जब वायु 100% संतृप्त हो जाती है, ठीक है। The next point, हवा 100% संतृप्त कब होगी? When the air will get saturated, two situation is there. Either moisture is added or temperature is decreases. So लिखिए next point. The air gets saturate, air gets 100% saturate in two situation. वायु 100% संतृप्त दो परिस्थिति में होती है। First condition, first, when the moisture is added in the atmosphere, when the moisture is added in the atmosphere, पहली सिचुएशन, जब वायु में नमी बढ़ जाती है,
जब वायु में नमी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट, और when the temperature decreases, or when the temperature decreases, so water absorbing capacity of the air decreases. दूसरी परिस्थिति, पहली परिस्थिति या तो नमी बढ़ जाए, दूसरी परिस्थिति या तापमान घट जाए, तापमान घट जाए। जब तापमान घटता है, जब तापमान घटता है वायु की नमी ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। वायु की नमी ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है और वायु संतृप्त हो जाती है। संतृप्त, संतृप्त मतलब सैचुरेट। नमी ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है और वायु संतृप्त हो जाती है। ठीक है, तो इज दिस क्लियर कि कब भाप बूंद में बदलेगी? हवा 100% सैचुरेट होगी। सैचुरेट कब हो सकती है? या तो नमी बढ़ जाए या तापमान घट जाए। ठीक है, yes Yug, ma'am, we can say that condensation also takes place when the temperature is close to dew point. Yes, इसी को ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ड्यू पॉइंट फिक्स नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि हवा का तापमान जब 0 डिग्री होगा तो हवा सैचुरेट हो जाएगी। ये भी हो सकता है हवा का तापमान 0 डिग्री हो गया लेकिन हवा इतनी सूखी है कि हवा 100% सैचुरेट नहीं हुई। ठीक है, तो अब हवा जब -10 डिग्री पे जाकर 100% सैचुरेट हो रही है तब हवा सैचुरेट होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? रेनफॉल नहीं होगा, उसी सिचुएशन में स्नोफॉल होता है। भाप फिर बूंद में नहीं बदलती, बर्फ में बदल जाती है अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आता है। अभी इसको आगे और समझाती हूँ, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ज्यादा लोड मत लो। यहां तक समझ आ गया ना? ठीक है, यहां आपने काफी बुक्स में 2 टर्म पढ़े होंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षित आर्द्रता पढ़ा होगा, है ना? ये इसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसी को कहते हैं। ठीक है, 2 टर्म ये सुने होंगे आपने, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक सुना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए लेकिन उन्होंने कोई टेक्निकल टर्म में चीज पूछ ली तो आप अटक जाओगे। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज 100% देन एयर विल गेट सैचुरेट। तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल आर्द्रता कितनी है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जैसे मैं ये फर्स्ट केस है कितना मॉइस्चर इस हवा में है। ठीक है, कितना एक्चुअल मॉइस्चर, इधर यहां एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है
40, भाई 40 ही मॉइस्चर इसमें है, ठीक है। लेकिन इस केस रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, कितना मॉइस्चर हवा के अंदर है अपॉन टोटल कितना मॉइस्चर हवा एब्जॉर्ब कर सकती है इंटू 100, ये सापेक्षित आर्द्रता होती है। तो अपना पहला केस हम ले, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे इतना कुछ नहीं पूछते, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले केस में हवा में मॉइस्चर कितना है 40, ये टोटल मॉइस्चर ले कितना सकता है 100, तो 40 अपॉन 100 इंटू 100। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां कितनी है 40%, ठीक। सेकंड केस ले, हवा में मॉइस्चर कितना है 40, ये एब्जॉर्ब कितना कर सकता है 200, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई आप बताओ, 40 है, ले कितना सकता है 200 इंटू 100, यानी इस वाले केस में सेकंड केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तीनों केस में फिक्स है, हवा में नमी कितनी है 40, ये तो हो गई उसकी वास्तविक आर्द्रता, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको पता होना चाहिए, सापेक्षित आर्द्रता क्या होती है, सापेक्षित आर्द्रता क्या होता है, टोटल मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा में कितनी आर्द्रता है अपॉन टोटल मॉइस्चर विच एयर कैन एब्जॉर्ब, जितनी हवा ग्रहण कर सकती है इंटू 100, ये हो गई अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षित आर्द्रता क्या है, पहले वाले केस में मॉइस्चर कितना है 40, टोटल ले कितना सकता है 100 इंटू 100, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 40% फर्स्ट केस में। सेकंड केस में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो सब में फिक्स ही था 40, लेकिन तापमान बढ़ गया तो इसके ग्रहण करने की क्षमता कितनी हो गई 200 इंटू 100, तो कितनी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेकंड केस में 20%, यस, ठीक है। थर्ड केस में कितना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आप देख रहे हो तीनों में सेम ही है 40, कितना मॉइस्चर हवा में है, लेकिन अब इसके ग्रहण करने की टोटल ग्रहण करने की क्षमता भी कितनी है 40 इंटू 100, ठीक है। तो हवा कितनी हो गई 100% सैचुरेट, तो जब हवा 100% सैचुरेट हुई भाप बूंद में बदल गई, ठीक है। तो आपके सीधा सीधे ऑप्शन आ जाएगा भाप बूंद में कितनी बदलेगी, कब बदलेगी, व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। इन तीनों सिचुएशन में आप देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फिक्स है 40 मतलब कितना एक्चुअल में है, लेकिन हर केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बदल गई, क्यों, क्योंकि तापमान बदल गया, ठीक है ना। तो जब भी आप बारिश की बात करोगे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये चीज समझ आ गया ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होगी, ठीक है, उसी को हम कहते हैं, उसी पॉइंट पे जिस तापमान पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए उसी को ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आप ड्यू पॉइंट का एक डेफिनेशन लिख लो, ड्यू पॉइंट क्या है, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ड्यू पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जब हवा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी पहुंच जाए 100%, वो तापमान जिस पर हवा की सापेक्षित आर्द्रता 100% पे पहुंचती है उसी को ड्यू पॉइंट कहते हैं।
तो जरूरी नहीं है ये ड्यू पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? यस युग, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे। अब आप कहोगे मैम कब तो बरसात होती है और कब बर्फ गिरती है। अभी आप देख रहे हो कश्मीर में बर्फ गिर रही है और दिल्ली में बरसात हो रही है ना। सो कहां पर बर्फ गिरेगी, कहां बारिश होगी, तब मैं ये दोनों टर्म यूज करूंगी, ड्यू पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। यस, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीज, पानी फ्रीज हो जाए जब। जैसे ही 0 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा तो पानी जमता है कि नहीं, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है ना। सो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। यस भगत, जिस पॉइंट पे कोई चीज जमना शुरू हो जाती है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। तो अब देखो दो सिचुएशन है, रेनफॉल हो रहा है दिल्ली में अभी, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है कश्मीर में, स्नोफॉल हो रहा है कश्मीर में। तो भाई किस परिस्थिति में रेनफॉल होगा, किस परिस्थिति में स्नोफॉल होगा? हाँ, हमें क्या चाहिए? फॉल, फॉल का देखो अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है तब तो बारिश हो जाएगी, क्योंकि फ्रीजिंग 0 डिग्री तापमान से पहले ही हवा 100% सैचुरेट हो गई तो बरसात हो जाएगी। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट -10 डिग्री पे आ रहा है, -10 पे आ रहा है, तो अब भाप बूंद में नहीं बदलेगा, भाप बर्फ में बदल जाएगा और स्नोफॉल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कब बारिश होगी, कब स्नोफॉल होगा? नहीं हो गया, समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे और फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं बेसिक वापस उस पे, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के प्रकार। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। तो भाप बूंद में जरूरी थोड़ी है, अब समझ में आया? देखिए भाप बूंद में बदले, इसके लिए जरूरी थोड़ी है इस भाप को हमेशा ऊपर ही जाना पड़े। एक सिचुएशन हमने देखा, धूप पड़ी, भाप बना, ये ऊपर गया, तापमान घटा, भाप बूंद में बदली, बादल बने और बारिश हुई। ये सिस्टम तो हम समझ गए। ठीक है ना। तो भाई ये ऊपर जाके कंडेंस क्यों हुई? क्योंकि ऊंचाई पे तापमान घट गया। ठीक है ना। पर ये भी तो हो सकता है ऊंचाई पे क्यों तापमान नीचे ही घट जाए, और तापमान नीचे ही कब घट जाएंगे? सर्दियों में, विंटर्स के अंदर सर्दी पड़ रही है तो तापमान घट गया। अभी आप इस समय देख रहे हो रात के समय टेम्परेचर कम हो गया, तो हवा का वो हिस्सा जो धरती को टच कर रहा है, हवा में नमी है, तो रात में जब टेम्परेचर कम हुआ, हवा का वो हिस्सा जो धरती को टच कर रहा है, हवा 100% सैचुरेट हो जाएगी, भाप बूंद में बदल जाएगी, जमीन पर ही भाप बूंद में बदल गई। इसी को हम कहते हैं ओस। तो ओस कब पड़ती है? जब पृथ्वी की सतह के पास धरती का तापमान कम हो जाए, भाप बूंद में बदल जाए, इसी को कहते हैं ओस। ठीक है ना, ओस। लेकिन अगर धरती का तापमान बहुत ज्यादा कम है, सर्दी बहुत ज्यादा तेज है, तो सर्दी बहुत ज्यादा तेज है तो क्या होगा? भाप बूंद में ना बदल के बर्फ में बदल जाएगी और धरती की सतह पर एक बर्फ की चादर बिछ जाती है।
इसी को हम कहते हैं फ्रॉस्ट, पाला पड़ना। आपने सुना होगा खेतों में पाला पड़ता है, फसलें खराब हो जाती है। तो पाला ऊपर से नहीं पड़ रहा है, जैसे ओस बनी ना, बूंद की बजाय क्या बन गई, बर्फ बन गई, उसी को कहते हैं पाला पड़ना। ठीक है। स्पेसिफिकली जब से ग्लोबल वार्मिंग का माहौल बन गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आजकल पाला नहीं पड़ता। लेकिन आपने कभी सुना हो, आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे तो पहले बहुत पाला पड़ता था, खेतों में फसलें खराब हो जाती थी, है ना। सो या तो ये दोनों कहाँ हो रहा है, ये मैं धरती की सतह बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, अर्थ की सरफेस, पृथ्वी की सतह पे तापमान कम हो गया। और तापमान कब कम होगा, सर्दी में। सर्दी में तापमान कम हुआ, ये भाप बूंद में बदल गई, जमीन पर ही, कुछ गिर नहीं रहा है, जमीन पर ही भाप का बूंद में बदल जाना, ओस बनती। इसलिए गर्मी में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या हो रहा है, धरती रात में इतनी ठंडी नहीं होती कि हवा 100% सैचुरेट हो, भाप बूंद में नहीं बदलती, ओस नहीं बनती। तो ओस क्या है, जब तापमान हवा का कम हो गया, भाप बूंद में बदल गई, लेकिन ये कहाँ बन रही है, सतह पर ही, अर्थ सरफेस के पास। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यू। अगर तापमान बहुत ज्यादा कम है, सर्दी बहुत ज्यादा तेज है, तो बर्फ की चादर बिछ जाएगी, उसी को हम कहते हैं पाला पड़ना। वीट के लिए अच्छा होता है, गेहूं के लिए अच्छा होता है। यस भगत, क्या अच्छा होता है, ओस या पाला? गेहूं की फसल के लिए क्या अच्छा होता है, ओस या फ्रॉस्ट, ड्यू या फ्रॉस्ट? थोड़ा लॉजिकली आप सब लोग सोच के बताओ। फ्रॉस्ट, थोड़ा सोच करके बताइए कि गेहूं की फसल के लिए क्या अच्छा रहेगा, ड्यू या फ्रॉस्ट? यस भगत, फ्रॉस्ट अच्छा रहेगा। राकेश, ड्यू। यस, बाकी सब बताओ, फसल के लिए क्या अच्छा रहेगा, ओस या ड्यू या फ्रॉस्ट, ओस या पाला? फ्रॉस्ट। मोहिनी, हाँ रवीना, ड्यू। यस, बाकी स्टूडेंट्स, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? हाँ पंकज, ड्यू, ड्यू। यस, ऑब्वियसली बेटा। मोहिनी और भगत, आप पाला क्यों पढ़ा रहे हो, फ्रॉस्ट क्यों कर रहे हो? अभी आप बाहर हो, आपके ऊपर ओस गिरे तो आपको नुकसान तो नहीं होगा ना, लेकिन आप ही के ऊपर बर्फ की परत जम जाए तो आपकी क्या हालत होगी? यस, वेरी गुड योग। पाले से तो फसल खराब हो जाती है, समझ आ गया? अब खुद अपने ऊपर उदाहरण ले लो ना, आप रात में सर्दी में गलती से बाहर रह गए मजा लेने के लिए कि ड्यू कैसा होता है, और ड्यू ना हुआ, फ्रॉस्ट हो गया, आपके शरीर पे पतली पतली बर्फ की चादर बिछ गई, कैसा लगेगा? हाँ, तो फ्रॉस्ट पड़ता है, फसल खराब हो जाती है, याद रखना। मैम, मस्टर्ड की होती है खराब। हाँ, देखो, ऐसा है ना बेटा, अगर पाला ज्यादा पड़ गया तो सभी फसलें खराब हो जाएगी, लेकिन कुछ फसल ऐसी होती है, जैसे गेहूं है ना, एक बार दो बार पाला पड़ जाए वो सहन कर लेगी, पर ज्यादा पड़ेगा तो सभी खराब हो जाएंगे। लेकिन आप सही कह रहे हो, जैसे सरसों की फसल है और कपास, कॉटन, की फसल तो ऐसी फसल है, अगर एक बार भी पाला पड़ गया, एक बार भी अगर फ्रॉस्ट हो गया, पूरी फसल खराब हो जाती है। यही एक कारण है। आप देखो, कपास जो होती, कपास समझ रहे हैं ना आप, कपास, कॉटन, कॉटन की फसल नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है। आप इधर चले जाओ, उत्तराखंड साइड या वो इलाके
जहां पर पाला पड़ता है सर्दियों में वहां कपास नहीं उगता है, ठीक है ना। तो कपास गर्म इलाके में, आप मध्य भारत और दक्षिण भारत में कपास उगता है। उसका कारण ही यही है क्योंकि सर्दियों में वहां पे पाला पड़ता है, फसलें खराब, एक बार भी फ्रॉस्ट हुआ तो फसल खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो गेहूं की फसल ऐसा है कि एक बार दो बार पाला पड़े वो सहन कर लेगी, पर अगर ज्यादा पाला पड़ा तो सारी फसल खराब हो जाएगी। यस मोहिनी मैम, गांव में तो यहाँ यही बोलते हैं वीट के लिए फ्रॉस्ट अच्छा होता है, वो पाला अच्छा होता है, वो बोलते हैं ओस के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। ओस ओस, वो ये हो सकता है लोकल लैंग्वेज में वो ओस और उसको एक ही बात कह रहे हो। आप खुद सोचो, अगर बर्फ जम जाएगी पौधे पे, एक बार दो बार पड़े ठीक है, लेकिन अगर पूरी बर्फ जम गई तो फसल मर जाएगी, ठीक है। कौन से गांव में बोलते हैं युग पूछ रहे हैं कौन से गांव में बोलते हैं। हाँ भगत, अच्छा आपने इसीलिए बोला ड्यू अलग होता है। नहीं देखो, फ्रॉस्ट अगर थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, अच्छा है। आप खुद ही पूछ लेना कि अच्छा, अगर ये अच्छा होता है तो फिर तो अगर पूरी सर्दी पाला ही पड़े तो गेहूं तो बहुत अच्छा उग जाना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन पूछना अपने घर पे, जिनसे भी जो भी कहते हैं पाला अच्छा होता है, तो भाई महीना भर अगर पाला लगातार पड़ जाए तो क्या होगा। कॉटन तो मॉनसून सीजन में होती है, विंटर्स में नहीं होती। वेरी गुड रवीना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कहा कि कॉटन तो गर्मी में होता है, सर्दी में नहीं होता। इट इज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन इसका जो कटाई का ड्यूरेशन है ना, ये लंबा होता है, ठीक है ना। इसको कॉटन की फसल के लिए कम से कम 220 दिन ऐसा चाहिए लगातार जब पाला ना पड़े, 220 डेज रेगुलरली, ठीक है। ये कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, आई एग्री, लेकिन इसकी कटाई 4 महीने के अंदर नहीं होती है। ये कटाई का समय उसका लंबा होता है, तब तक आ जाती है सर्दी, यानी फसल जब पकने वाली होती है, उस कटने वाली होती है, उस समय सर्दियां पड़ती है। करीब 220 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो फसल है क्रॉप, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, जून में ही बोई जाती है, इट इज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन ये अक्टूबर में नहीं कटती है, ये इसका ड्यूरेशन लंबा है। युग, एक या दो बार ठीक रहता है बिकॉज नमी चाहिए बट नॉट डेली। यस युग, यही मैं कह रही हूं। और नमी के लिए ओस ज्यादा अच्छी है, कि 2 बार 3 बार पाला पड़ जाए ठीक है, गेहूं की फसल इतना सहन कर लेगी, पर अगर यही पाला ज्यादा पड़ गया ना तो वो खराब हो जाएगी। मैम लिमिटेड होना चाहिए सब, नहीं तो वो हमारे लिए भी खराब होगा। हाँ जी, वो तो अपने लिए भी खराब होगा। मेन चीज देखो, ऐसे कहते हैं ना पाला अच्छा होता है या ओस अच्छी होती है, कुल मिला के गेहूं को नमी चाहिए। और गेहूं एक ऐसी फसल है कम बरसात में भी उग जाती है। अब आप सर्दी में देख रहे हो बरसात कितनी कम होती है, 2 या 3 बारिश हो जाए तो फसल के लिए काफी है। 40 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर बरसात हो जाए ना तो गेहूं की फसल के लिए काफी है। सर्दी में बरसात वैसे ही कम होती है, ठीक है ना। और अगर ओस पड़ रही है तो नमी मिल रही है, मिट्टी को नमी मिल रही है, पाला भी पड़ेगा तो पिघलेगा, अल्टीमेटली वो बूंदी भाप क्या बर्फ को पानी पेड़ अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो बनता पानी ही है, ठीक है ना। तो पाला पड़े या ओस पड़े, ओस तो रोज पड़े गेहूं के लिए अच्छा है, लेकिन पाला अगर ज्यादा पड़ गया तो वो फसल खत्म हो जाएगी फिर। मैम अप्रैल में बोते हैं कॉटन को, हाँ अप्रैल में बोते हैं कॉटन को, अप्रैल मई में, तो वो खरीफ की फसल हो गई, ठीक है। अप्रैल मई में बोया जाता है कॉटन, क्योंकि इसका ड्यूरेशन लंबा होता है, ठीक है। और करीब 220 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए।
इसीलिए नॉर्थ इंडिया में अगर बोते हैं ना और अगर सर्दी में पाला पड़ गया तो फसल खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो ये चीज समझ आ गया। ओस क्या है, फ्रॉस्ट, ये दोनों तो कहाँ है, हवा के इधर जमीन के पास। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हवा जो आपके हमारे बीच में है, मतलब ये वाला हिस्सा हवा का, हम लोग इंसान तो यही है, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा हवा का ये भी तो ठंडा होता है सर्दी में। तो हवा में जब ये ठंडा हो जाएगा तो हवा में ये जो भाप थी, हवा में ये भाप किस में बदल गई, छोटी छोटी बूंदों में बदल गई। लेकिन ये बूंदें इतनी छोटी हैं कि ये गिरती नहीं है, ये हवा में ही रहती है, ठीक है ना। मैंने बताया था बादल भी क्या होते, छोटे छोटे बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। तो ये बूंदें बहुत ही छोटी हैं, ये ड्रॉप्स ही, बूंदें बहुत ही छोटी है, हल्की है, हवा इसको ग्रहण, हवा इसके वजन को सहन कर सकती है, इसलिए ये बूंदें यही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मिस्ट, जिसको आप कहते हो धुंध, धुंध, ठीक है, सर्दियों की। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग? धुंध और कोहरे में क्या अंतर है? धुंध और कोहरे में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड फॉग? यस, जल्दी बताइए, धुंध और कोहरे में क्या अंतर है? यस, रिप्लाई फास्ट। धुंध और कोहरे में क्या अंतर है? नॉट इवन अ सिंगल आंसर। किसी को नहीं पता धुंध और कोहरे में क्या अंतर है? यस युग, अच्छा, नो आइडिया। फॉग इज अ क्लाउड, ओके सृष्टि। अरे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, घनी धुंध को कोहरा कहते हैं। जब सर्दी की शुरुआत होती है हल्की हल्की धुंध छाती है। यस राकेश, जब कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होता है उसे धुंध, स्मॉग कहते हैं। कुहासा या धुंध भी एक तरह का कोहरा होता है, बस दृश्यता का अंतर होता है। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया राकेश, लेकिन ज्यादा मुझे ये लैंग्वेज गूगल का लग रहा है। कोहरे में सब गायब हो जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ राकेश, ये आपका ओरिजिनल आंसर है? यस, खेतों में पानी देते हैं जब सर्दी में तो उनसे भाप निकलती है, उससे फॉग बनता है। तो फिर दिल्ली में फॉग क्यों बन जाता है? दिल्ली में तो खेतों में पानी नहीं देते। यस युग, डेंसिटी का फर्क होता है, हाँ जी, दोनों में डेंसिटी का फर्क होता है। यस, हाँ जी राकेश, सही कहा ना मैंने, गूगल से कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया। आप लोग जो आंसर लिखते हो ना, लिखने से ही हमें पता चल जाता है कौन सा आंसर ओरिजिनल है और कौन सा गूगल का है। पोल्यूशन की वजह से नहीं 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 बेटा, देखिए, यस सुजीत, फॉग इज अ क्लाउड लेकिन मिस्ट फॉर्म बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स से ही तो बादल बनता है, कोहरा कुछ नहीं है, धुंध कुछ नहीं, ऐसा समझो बादल नीचे ही बन गया। हाँ रवीना, आपका आंसर ओरिजिनल है, राकेश का आंसर जो था आप देख लो ऊपर लिखा हुआ है, वो गूगल का आंसर है। ठीक है ना। तो देखिए, जब सर्दियों की शुरुआत होती है हल्की हल्की धुंध छाने लगती है, अभी टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं हुआ, नवंबर का महीना,
ये जो हल्की हल्की धुंध चाह रही है, इसी को मिस्ट कहते हैं। जैसे जैसे सर्दी तेज हो जाएगी, टेम्परेचर और ज्यादा लो गिरेगा, ज्यादा भाप बूंद में बदल जाएगी। ये ज्यादा भाप बूंद में बदल गई। और अब आप देखो, जैसे एक ने कहा ना, सब कुछ गायब हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। हाँ, पंकज ने कहा सब कुछ गायब हो जाता है। क्यों गायब हो गया? ज्यादा भाप बूंद में बदल गई। ठीक है, लेकिन अभी भी इनका वजन इतना हल्का है, ये नीचे गिर नहीं रही है, हवा में ही है। ठीक है, तो अगर धुंध हल्की है, हमने एक लिमिट ले ली, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी हमें दिखाई दे रही है, तो हम कहते हैं ये धुंध है। पर जैसे जैसे सर्दी तेज होगी, ज्यादा भाप बूंद में बदलेगी, क्योंकि हवा सैचुरेट होती जाएगी, तो ज्यादा बूंदें बन जाएगी। अब आप देखो, अगर हवा में बूंदें ज्यादा हैं, तो आपको पता है बूंद से उस तरफ अगर हमें देखेंगे पानी से, तो हमें धुंधला नजर आता है। तो जब वो परिस्थिति बन जाए कि 1 किलोमीटर से कम की दूरी भी हमें दिखाई नहीं दे, तो उसी को हम फॉग कहते हैं। तो फॉग कुछ नहीं है, घनी धुंध को कोहरा कहते हैं। डेंस मिस्ट इज फॉग। यस प्रांशु, मिस्ट ऊंचाई पे होता है और फॉग कम हाइट पे होता है। सब यही होता है, आपके दिल्ली में सब हो रहा है, आपके गांव में सब हो रहा है। जब नवंबर का महीना है, सर्दियों की हल्की हल्की शुरुआत है, ये मिस्ट है। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी हमें दिखाई दे रही है, ये धुंध है। कहते हैं हल्की हल्की धुंध छाना शुरू हो गई, ऐसा फील होने लगता है अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। ये मिस्ट होता है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, धुंध घनी होती जाती है, तो घनी धुंध को कोहरा कहते हैं। डेंस मिस्ट इज फॉग। क्लियर है ना? तो ऊंचाई नीचाई का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां अब मिस्ट, ये जब डेंस हो गया, घना हो गया, इसी को हम फॉग कहते हैं, कोहरा। कोहरा हो गया। ठीक है ना? ठीक है, आप एक एक लाइन सब पे लिख लो। ड्यू, ओस क्या है? लिख लो, ड्यू लिख लो पहले। ड्यू, ओस। ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स, when the temperature of air is low, particularly during night, then that air which is in contact with the ground, that air which is in contact with the ground gets 100% saturate. And water vapor, and on earth surface, water vapor converts into water drop. This is dew. This is dew. ओस, जब सर्दियों में वायु का तापमान कम होता है, विशेषतः रात के समय, तब पृथ्वी की सतह के पास वाला
वायु का भाग संतृप्त हो जाता है, जल वाष्प जल बूंद में परिवर्तित हो जाती है। जल वाष्प पृथ्वी की सतह पर जल बूंद में परिवर्तित हो जाती है। इसी को ओस कहते हैं, ओस कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए फ्रॉस्ट, पाला। During intense winters, when temperature is very low, water vapor converts into ice. Water vapor convert into ice and a layer of ice forms. A layer of ice forms on Earth's surface. This is frost. कभी सर्दियों में देखो तेज सर्दी होती है, आप देखिएगा बाहर जाके देखिए, कभी आपकी कार के ऊपर पतली पतली एक बर्फ की परत जम जाती है, तेज सर्दियां जब होती हैं, ये फ्रॉस्ट है, ठीक है ना। फ्रॉस्ट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, स्पेसिफिकली फॉर कॉटन एंड कॉफी, कॉफी भी, कॉटन एंड कॉफी। इसीलिए कॉफी उत्तरी भारत में नहीं होती है, ठीक है ना। आप ये देखिए कॉफी ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, क्योंकि कॉफी भी अगर फसल एक बार भी पाला पड़ जाए तो पूरी कॉफी की फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। असम वगैरह में आप देखते हो चाय होती है वहां पे, लेकिन कॉफी नहीं होती, क्यों, क्योंकि सर्दी में पाला पड़ जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए पाला। जब तेज सर्दी पड़ती है तब पृथ्वी की सतह पर जल वाष्प जल बूंद में न परिवर्तित होकर बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, बर्फ में परिवर्तित हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादर बिछ जाती है, बर्फ की चादर बिछ जाती है। इसी को पाला पड़ना कहते हैं, इसी को पाला पड़ना कहते हैं। पाला फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। विशेषतः विशेषतः कपास और कॉफी की फसल के लिए। ओके ओके युग।
विशेषतः कपास और कॉफी की फसल के लिए। ठीक है, चलिए थर्ड लिखिए मिस्ट, धुंध। तो ड्यू और फ्रॉस्ट तो कहाँ हो रहा है, सतह पे। अब हम सतह से थोड़ा ऊपर आ गए, तो हवा तापमान कम होगा तो भाप बूंद में बदल जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, विजिबिलिटी कम हो जाती है, हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इसी को हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए मिस्ट। ड्यूरिंग विंटर्स the temperature of the temperature of lower part of atmosphere, temperature of the lower part of atmosphere is low. So water vapor converts into water drops. So water vapor converts into water drops. But these drops are so small. These drops are so small that they remain suspended in the air. They remain suspended in the air and do not fall. Due to which visibility decreases. Due to which visibility decreases. This is mist. सर्दियों में धुंध, धुंध सर्दियों में वायुमंडल के निचले भाग का तापमान कम हो जाता है, इस वजह से जलवाष्प जलबूंद में परिवर्तित हो जाती है। किंतु ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि ये हवा में ही रहती हैं, जमीन पर नहीं गिरती। इस वजह से दृष्टता कम हो जाती है और दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। इसी को धुंध कहते हैं, धुंध कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉग, कोहरा।
fog. Dense mist is known as fog. घनी धुंध को कोहरा कहते हैं. घनी धुंध को कोहरा कहते हैं. Dense mist is known as fog. When the visibility is less than 1 kilometer, we call it fog. When visibility is less than 1 kilometer, we call it fog. जब 1 किलोमीटर से कम दूरी की वस्तु दिखाई नहीं देती, तब इसे कोहरा कहते हैं. कोहरा कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज स्मॉग. स्मॉग. नाउ टेल मी व्हाट इज अ स्मॉग. व्हाट इज अ स्मॉग. स्मॉग क्या होता है. फॉग प्लस स्मोक. यस, वेरी गुड पंकज. देखो, जब तक मिस्ट और कोहरे की बात हो रही थी, गांव में आपको मिस्ट मिलेगा, गांव में आपको फॉग मिलेगा, ठीक है ना. लेकिन दिल्ली की बात करें तो हमारे यहाँ हवा में ऑलरेडी पोल्यूशन है. स्पेसिफिकली सल्फर होता है, तो काला धुआं है. अब सोचो, ये जो फॉग बन रहा है, अब इसमें ये पानी की बूंदें भी आ गई. सॉरी, धुआं आ गया. धुआं आ गया. ठीक है. तो बूंदें तो ज्यादा हो ही गई, काला धुआं भी हो गया. अब इसमें हमें क्या दिखेगा. दिस इज अ स्मॉग. फॉग प्लस पोल्यूशन. यस भगत. ठीक है. तो ये जो स्मॉग शब्द आया, ये ऐसे ही आया है. स्मोक, धुआं, प्लस फॉग, तो SMOG, स्मॉग. ठीक है ना. और जो ये स्मॉग होता है, इसमें हमें 500 मीटर से कम दूरी भी दिखाई नहीं देती. तो दिल्ली में तो अपने यहाँ स्मॉग ही होता है. ठीक है. कोहरा जब धुएं से मिल जाए, इसी को स्मॉग कहते हैं. और इट इज वेरी पॉइजनस ऑल्सो. ठीक है ना. स्मॉग जो होता है पॉइजनस होता है. आपके घर में काफी लोग होंगे जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं. सर्दियों में भी जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर. ठीक है ना. तो अगर फॉग है, अगर आप गांव में कोहरे में जा रहे हो, अच्छी बात है. लेकिन अगर आप दिल्ली में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो स्मॉग में, तो आपके लिए खतरा है. ठीक है. लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स कैंसर के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्मॉग पॉइजनस होता है. तो इस समय अभी सर्दियां पड़ रही हैं, आपके घर में कोई भी है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उन्हें मत जाने दो. कारण क्या होता है. स्मोक, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है. ठीक है. नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वेरियस ऑक्साइड्स होते हैं. और ये पानी क्या है. भाप, वाटर है, बूंद बन गई. और पानी का आपको नेचर है, रिएक्ट कर जाएगा. तो ये जैसे ही रिएक्ट कर जाएगा, ये क्या बना देगा. H2SO4. नाइट्रस ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर गया, ये क्या बना देगा. HNO3, नाइट्रिक एसिड. इसीलिए दिल्ली के अंदर जब आप कोहरे में बाहर निकलते हो, आपकी आंखें जलती हैं कि नहीं. ऐसा लगता है जैसे कि जल रही है, जलन हो रही. ये इसकी वजह से, एसिड की वजह से. और इसके लगातार एक्सपोजर होने की वजह से लंग्स प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है ना. क्लियर. सो दिस इज स्मॉग. तो लिख लीजिए स्मॉग.
Smog is what? Smoke plus fog is a smog. In metropolitan cities, when the smoke mixes with the fog, it forms smog. In this, visibility is less than 500 meter. 500 meter. महानगरों में कोहरा जब धुएं के साथ मिल जाता है तब कोहरा और घना हो जाता है. कोहरा और घना हो जाता है. इसी को स्मॉग कहते हैं. इसमें 500 मीटर से कम दूरी भी दिखाई नहीं देती. 500 मीटर से कम दूरी भी दिखाई नहीं देती है. इट इज पॉइजनस. ये जहरीला होता है. ये जहरीला होता है. ठीक है. और यही कॉन्डेंसेशन अगर और ऊंचाई पे हो रहा है, और ऊंचाई पे हो रहा है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम हो जाता है, और ऊंचाई पे होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बादल. तो देखो सारी चीजें एक ही हैं. कोहरा, फॉग, ओस, भाप का बूंद में बदलना. इसमें कोई भी चीज गिर नहीं रहा है. जो जहां बना वो वहीं रह गया. इसी को हम बादल कहते हैं. तो मैं ये कह सकती हूँ कोहरा क्या है? बादल नीचे ही बन गया. ठीक है ना? तो लिख लीजिए क्लाउड्स. लास्ट इज क्लाउड्स, बादल. When the water vapor converts into water drops, when the water vapor converts into water drops at higher altitude, at higher altitude, it is known as clouds. It is known as clouds. जब ऊंचाई पर, जब वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में, जब वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में जलवाष्प जलबूंद में परिवर्तित होता है, बादल बनते. जब वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में जलवाष्प जलबूंद में परिवर्तित होता है,
इसी को बादल कहते हैं। ठीक है, तो अब पूरी सिचुएशन क्लियर है। इसमें जो चीज जहां बन रहा है वो वहीं पर है, गिर कुछ नहीं रहा है। जब गिरने लगेगा वो प्रोसेस क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल में बूंद गिरती है, स्नोफॉल में बूंद गिरती है, ओले पड़ते हैं तो वो गिरते हैं, वो सब क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ क्या हो रहा है? जो जहां बना वो वहीं रह गया, गिर कुछ नहीं रहा है। सो ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ कॉन्डेंसेशन। क्लियर है ये चीज? अब समझ में आया? जैसे ही धूप आती है, सूर्योदय होता है, कोहरा छट जाता है, ओस गायब हो जाती है, पाला हट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यस, क्यों हो रहा है? जैसे ही सनराइज होता है, सूर्योदय होने के बाद कोहरा क्यों हट गया? ओस क्यों गायब हो गई? टेम्परेचर बढ़ जाता है। यस, वेरी गुड मोहिनी, तापमान बढ़ गया। सनराइज हुआ, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ते ही क्या हो गया? ये बूंदें वापस भाप में बदल गई, वापस इवेपोरेशन हो गया। है सब यहीं पे, ये हमारे आसपास यहीं पर है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब इसी कमरे का तापमान एकदम घट जाए तो ये हवा में जो बूंदे भाप है ये बूंद में बदल जाएगी। और आपको पता है बूंद क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड के आर पार अगर हम देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। लेकिन यही बूंद जब वापस गैस में बदल जाएगी, तो गैस जब होगा तब हमें हमारी विजिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती है सब यहीं पे, कहीं कुछ जा नहीं रहा है। इसीलिए सनराइज होते ही कोहरा हट जाएगा, धुंध छट जाती है, ओस गायब हो जाती है। और गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर इतना कम होता ही नहीं है रात में कि भाप बूंद में बदले। हवा गर्म रहती है तो उसका सैचुरेशन पॉइंट भी हाई रहता। सर्दी में टेम्परेचर लो रहता है तो सैचुरेशन पॉइंट भी लो रहता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, ओस क्या है, कोहरा क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कब भाप बूंद में बदलेगी, गर्मी में भी क्यों बारिश हो जाती है, सर्दी में कंडेंसेशन होता है। इज एवरीथिंग क्लियर? कहीं से भी कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली आंसर कर देंगे। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया, हिल स्टेशंस पे तो कोहरा रोज ही होता है, क्योंकि हिल स्टेशंस पे जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला आप घूमने जाते हो, वहां तो कोहरा रोज ही होता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर हमेशा लो ही रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ कोहरा कब होगा? जब सर्दी पड़ती है, बस ये चीज है। तो यहां अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, वर्षण। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, वर्षण। तो प्रेसिपिटेट, मैंने बताया था प्रेसिपिटेट का मतलब सेटल डाउन, बैठना, गिरना। इस चीज में कहीं भी कोई चीज गिर नहीं रही थी, राइट? प्रेसिपिटेशन, वर्षण। So now you tell me what are the various types of precipitation? कितनी तरह के वर्षण होते हैं? Yes, snow, rain, rainfall, snowfall, hailstorm. Okay, Mohini. Yes, Srushti.
यस भगत, रेन, स्नो और जो ओले पड़ते हैं, यस, हेल स्टॉर्म। सो प्रेसिपिटेशन क्या है? जो भाप बूंद में बदली या बर्फ में बदली, वो जब गिरने लगती है, दैट प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना? प्रेसिपिटेशन इज व्हाट? इट इज दैट प्रोसेस। लिख लो वापस से एक बार, प्रेसिपिटेशन, इट इज दैट प्रोसेस in which water drops which is present in the air falls on earth's surface in different forms, वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा में स्थित जल बूंदें विभिन्न रूपों में जमीन पर गिरती है। तो किस किस रूप में गिरती है? रेन फॉल। तो अब आपको समझ में आया ये फॉल शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि गिर रहा है, वर्षा। सेकेंड इज स्नोफॉल, स्नो गिर रही है, स्नोफॉल। हिमपात। थर्ड इज हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि, ओला गिरता है, ओला वृष्टि, हेल स्टॉर्म। और एक टर्म और होता है स्लीट। ठीक है, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार। स्नोफॉल अब आपको समझ में आ गया। अगर ड्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सैचुरेशन पॉइंट, जब हवा 100% सैचुरेट होती है। तो जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए, मतलब हवा -2 डिग्री पे जाके सैचुरेट हो रही है, -2 डिग्री पे जाकर अगर सैचुरेट हो रही है, तो भाप स्नो में बदल जाती है। ठीक है? रेनफॉल कब होगा? जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 0 से ऊपर हो, हवा सैचुरेट हो गई, तब तो बारिश होगी। लेकिन हवा -2 डिग्री पे जाके सैचुरेट हो रही है तो स्नोफॉल होगा। ठीक है? हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि। तो ओले में तो आपको पता है, ओले में क्या होते हैं? आइस के क्रिस्टल और जल बूंदें सब साथ साथ में गिरते हैं, पानी की बरसात भी होती है और ओले भी गिरते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या हो रहा है? आइस बॉल्स और वाटर ड्रॉप्स, जल बूंदें, दोनों साथ गिरती हैं। इसको हम कहते हैं हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि।
एक होता है स्लीट. एनी आइडिया व्हाट इज स्लीट? किसी को कोई आइडिया स्लीट के बारे में? स्लीट, यस, स्लीट, यस पंकज. स्लीट में होता है मैम शायद. स्लीट में क्या होता है, यही तो मैं पूछ रही हूं, क्या होता है स्लीट में? वाटर क्रिस्टल्स एंड रेन. हाँ, आप देखो अपने यहाँ पर ओले गिरते हैं, स्लीट हमारे यहाँ नहीं होता, ये ठंडे इलाके में होता है. ठंडे इलाके जैसे ऊपर यूरोप हो गया, आपके रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यहाँ गिरते हैं. इसमें क्या होता है, शक्कर के दाने जितने आइस क्रिस्टल्स, शक्कर के दाने जैसे आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉप्स साथ में गिरती हैं. ठीक है, स्मॉल आइस क्रिस्टल्स एंड वाटर ड्रॉप्स साथ में गिरते हैं. ये अंतर है, याद रखना. ओले हमेशा वार्म एरिया, गर्म इलाके में गिरेंगे, और स्लीट हमेशा कहाँ होगा, ठंडे इलाकों में होता है, कोल्ड एरिया. ये अंतर है. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, so these are what various types of precipitation. स्लीट में शक्कर के दाने जितने आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉप्स गिरते हैं, ज्यादा बड़े दाने नहीं गिरते. ओले तो अपने इस साइज का भी होता है, इतने बड़े ओले भी गिर जाते हैं, छोटे बड़े हर साइज के ओले गिरते हैं. लेकिन स्लीट के केस में क्या है, शक्कर के दाने जैसे होते हैं, छोटे छोटे दाने गिरते हैं. दैट इज स्लीट. क्लियर है ये चीज? ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार. अब इसमें एक टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षण के प्रकार, वर्षा के प्रकार. एनी आइडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल इज देयर? एनी आइडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल इज देयर? अब आप कहोगे रेनफॉल के क्या टाइप होते हैं, पानी गिरता है? 5 होते हैं शायद. ओके भगत, कैन यू नेम दैम? क्या बता सकते हैं? 3 होते हैं. ठीक है पंकज, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल? कन्वेक्शनल रेनफॉल, यस वेरी गुड सृष्टि. यस प्रांशु, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक, यस वेरी गुड. 3 तरह के होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा. यस भगत, 6th-7th में पढ़ा था, याद नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. हाँ जी, हाँ जी पंकज, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा. ठीक है ना? तो चलिए, अगेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो थोड़ा सा देखिएगा कि क्या होता है टाइप्स ऑफ रेनफॉल. विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. अभी तक जो किया, इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन? यस, अभी तक जो किया, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन, देन प्लीज मैसेज मी.
सही, क्लियर है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कब भाप बूंद में बदलेगी, कब बारिश होगी, या कब ओस बनेगी, कब कोहरा होगा। अभी तो सर्दियां पड़ रही है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अच्छे से। होप यू आर एबल टू रिलेट एवरीथिंग। कहीं कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है देन प्लीज आस्क मी। इज ऑल फाइन? ओके ओके आकाश, चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सृष्टि, सुजीत, रवीना।